प्यारे बच्चों, अगर आपके स्कूल में वार्षिक परीक्षा हो रही है तो कक्षा 9 वाले ये प्रश्न पत्र तैयार करके जाइए। 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो जो पेपर है वो आज हिंदी का, जिसका पूर्णांक बच्चों 70 है। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर प्रश्न जो दिए होंगे वो दो प्रकार के दिए होंगे। एक खंड आ में बहुविकल्पी होंगे, खंड बा में जो है वर्णनात्मक होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम खंड आ के हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान करने वाले मुख्य आरंभिक लेखक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदा शुक्लाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, योग विशिष्ट के रचनाकार हैं। योग विशिष्ट के रचनाकार हैं दौलत राम, मथुरानाथ, महेश वाल्मीकि, राम प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, महेश वाल्मीकि। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसके कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने होते हैं बेटा? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न इसी तरीके से। अगला प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, सूर सागर के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी। तो कौन है इसके? सूरदास है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतकाल के, आधुनिक काल के। तो किसके हैं बेटा? ये आदिकाल के। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? दुआ से, शब्द से, साकी से और पद से। मतलब बच्चों क्या है, दोबारा पढ़ते हैं। कबीर के दोहों को नाम से नहीं जाना जाता, मतलब किस नाम से इनको नहीं जाना जाता? तो बेटा पद के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, साहित्य लहरी रचना है। जो साहित्य लहरी है किसकी रचना है? कबीरदास की, तुलसीदास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूरदास। तो ये किसकी है? ये जो रचना है वो सूरदास की है, साहित्य लहरी। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है उत्साह, रति, निर्वेद, आश्रय। तो किसका कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर सही बी हो जाएगा, रति। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं, 11-11 मात्राएं, 13-11 मात्राएं, 11-13। तो कौन सी होती हैं? 13-13 मात्राएं। प्रश्न नंबर 11, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हों, वहाँ पर अलंकार होता है यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। तो कौन सा बेटा होता है? यमक। यमक होता है। कौन सा होता है? यमक। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? औपचारिक, औपचारिक। और अगला देखते हैं, अगला है औपचारिक, औपचारिक। तो इसमें किसकी हो जाएगी? ये वाली ऑप्शन डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां, जेठ शब्द का तत्सम हो जाएगा। जेठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है धर्म का विलोम है। धर्म का विलोम अधर्म, अधम, पाप, पुण्य। तो क्या हो जाएगा? धर्म का अधर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15वां देखते हैं, लक्ष्मी का पर्यायवाची है उमा, अम्बा, दामिनी, कमला। तो कौन है इसका? कमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 देखते हैं, महाप्लथ उत्सव में संध होगी महोत्सवा, महोत्सवा, महेतसवा, महोत्सवा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महोत्सवा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, मक्खियों से रहित का समस्त पद होगा। तो समच्छिक और बिनामच्छिक और बहुमच्छिक और निर्वच्छिका। तो समच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हर शब्द का प्रथमा चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा हरीन, हरया, हरिय, हरबी। तो कौन सा बेटा बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, हरिय। ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं, 19वां, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में राम का रूप होगा रामायणम, रामस्य, रामायो, रामेशु। तो क्या हो जाएगा? रामा, रामायण हो जाएगा। ठीक है, रामायणम। अगला देखते हैं 20वां,
गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर ये है हमारा दिया हुआ गच्छ, गच्छस्य, गच्छे, गच्छतम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गच्छस्य। ठीक है। अब देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। ये वर्णनात्मक प्रश्न 21 नंबर में दिए हुए हैं। देखो 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर देना, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती वात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव में प्रकाशित करती रहती हैं। तो हमें सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ, तो इसका हमें संदर्भ लिखना है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या करना, केवल जो यहाँ से देखो ये रेखा खींची है, केवल इस रेखा तक इसकी हमें व्याख्या करना है। अगला हृदय, हम हृदय से भाव व्यक्ति कैसे कैसे करते हैं, तो इसका भी आपको उत्तर देना है। ये 2-2 नंबर के प्रश्न है। अगर आपको ये ना लिख पाओ तो आप दूसरे वाले भी दे सकते हो उत्तर, क्योंकि अथवा लगा हुआ, अथवा में दोनों में से किसी का भी दे सकते हो। तो ये लिखा दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं, ये इस तरीके से हिंदी लिखी हुई है। तो सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले गद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। बाद में जो रेखा खींची हुई ये वाली और ये वाली, ये तो हमें इसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। आगे कहा है लेखक चिट्ठियों को किस प्रकार निकालना चाहता था, तो इस प्रश्न का भी उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये देखो अंडरलाइन खिंची हुई है। तो यहाँ पर पहला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका हमें संदर्भ लिखना है, किस पाठ से ये लिया गया है तथा पाठ का क्या नाम है और किस पुस्तक से लिया, ये हमको इसमें संदर्भ में लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे इसमें यही प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या की, जो उसमें दी थी उसकी हमें बेटा व्याख्या करना है। गोविंद की कृपा का शिष्य का क्या लाभ हुआ, इसकी लिखना, इसका उत्तर देना है। अगर वो ये प्रश्न ना आए तो उसके नीचे ये अथवा में दिए हो तो इनको कर सकते, ये भी 6 नंबर के ही हैं। ठीक है। इनको सबको पढ़ना है अच्छे तरीके से। बाद में सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें पहले इसका संदर्भ लिखना है, फिर इसमें जहाँ पर रेखा खींची ये वाली, इसकी हमें व्याख्या करना है। और उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन किया गया, तो हमको ये भी बताना है इसमें किसका वर्णन किया गया है। ये 2-2 नंबर की बेटा 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 23वां देखते हैं। 23वें में कहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद है। देखो 2 दिए हुए, एक ये दिया हुआ, एक ये दिया हुआ। इनको संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करो। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिखना है। ठीक है। तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, या तो इस वाले करो या इस वाले को। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो बुद्धिमान, नीतिमान, बागवी, ये वाला जैसे लिखा हुआ है ये पूरा है इसका, या ये दूसरा दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है इसका, आपको जो है पूरा संदर्भ सहित हिंदी इसका अर्थ लिखना है। ठीक है। तो आप अगर अर्थ लिख लेते तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नए मेहमान एकांकी का कथासार लिखिए। नए मेहमान जो एकांकी है उसका क्या लिखना है, उसका कथासार हमको लिखना है। ठीक है। या तो कथासार लिखो या तो नीचे व्यवहार एकांकी की कथानक की जो समीक्षा है उसकी कीजिए, या तो मतलब व्यवहार जो एकांकी है उसको लिखना है। दोनों में से एक को करना है केवल। प्रश्न नंबर 25 है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखना है। देखो एक का जीवन परिचय लिखना है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखो चाहे महादेवी वर्मा का, दोनों में से एक का लिखना है और उसकी एक रचना भी लिखना है। ठीक है। तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। फिर आगे करा ये तो लेखक था, अब कवि है। देखो ये एक लेखक और एक कवि का 100% आता है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और इनकी एक रचना को भी लिखना है। प्रश्न नंबर 26वां देखते हैं। 26 वाले प्रश्न में ये कहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। मतलब एक आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिया हुआ हो। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए।
ये वाला जो देखो प्रश्न दिए हुए हैं कितने हैं, 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों में केवल 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको केवल 2 प्रश्न देना है 4 में से। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान पर चढ़ना, नाक का बाल होना, 100 सुनार की एक लोहार की, जैसे करनी वैसी बननी। तो इसकी हमें क्या लिखना है बेटा, मुहावरे इसके लिखना है, ठीक है। और थोड़ा और बचा हुआ पेपर, इसको भी देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों का संदर्भ वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे ये 4 दिए हुए हैं, इन चारों में से केवल 2 का जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको 4 नंबर मिलेंगे इससे, ठीक है। प्रश्न नंबर लास्ट है 30वां। संभाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखे जाने के लिए विद्यालय प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। जो प्रधानाचार्य हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है। या तो एप्लीकेशन लिखिए या तो अथवा में ये लिखना है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्त के लिए एक प्रार्थना पत्र। तो शुल्क मुक्त के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना, दोनों में से एक कोई सा भी कर दो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बेटा जो कक्षा 9 में है, अब की जो है अब वो हाई स्कूल में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, हम आपके लिए एक क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और जो भी बच्चा अगर क्लास लेना चाहता है तो उन क्लासों को लीजिए, बिल्कुल आपको फ्री में वो क्लासें मिलेंगी। और पूरी एनसीईआरटी किताब का हम सॉल्यूशन कराएंगे। जिसको क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।